जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साइंस का ये सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है, स्पेशली अगर हम बिहार दरोगा का बात करें, तो जो आपको डिफ़िकल्ट फील हो रहा है कि सर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं या सर कुछ डीपली पूछा जा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं हमने ऑलरेडी 1 साल पहले भी करवा रखा था। एक बार फिर से हम ये सीरीज स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होके जाओ, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली करके आओगे। बस इस सीरीज को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हम लोग जो स्टार्ट जो कर रहे हैं वो है आपका बीपीएससी के क्वेश्चन, जो 2025 में जितने क्वेश्चन हुए उससे हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। और हर एक एग्जाम का क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस करते हुए चलूंगा। और मैं आपको अगेन रिमाइंड करता हूं कि जो स्टेटस में क्वेश्चंस डलते हैं नीचे लिंक है, ठीक है। आप व्हाट्सएप से जुड़ के नंबर सेव कर लीजिएगा और आपको स्टेटस में जो क्वेश्चंस डलते हैं वहां से ही डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस जो आए हैं अभी इन्फोर्समेंट में वहीं से थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका हमने पीडीएफ ऑलरेडी श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हमने डाल दिया है, प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। और जितना मैं एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है, उसको आप उस पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो है जो स्टार्टिंग ले रहे हैं बीपीएससी के क्वेश्चन से ले रहे हैं और 101 क्वेश्चन टोटल जो है आपका जो बीपीएससी में इस बार पूछे गए हैं। मतलब जितना भी एग्जाम होता है, चाहे एएसए का हो चाहे डीएसए का हो, जितना भी बीपीएससी लेता है उसमें 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके ईएसआई में वहां से पूछे गए थे। एक था आपका जो मेंडल के लॉ पे आया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला, और एक जो था कि जो क्लोरोफिल जो होता है, जो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था इन्फोर्समेंटर्स ने पूछा था कि जो लाइट जो है सनलाइट फोटोसिंथेसिस के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है। एक और चीज जो दरोगा के एग्जाम में, इसमें आप कंफर्म मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के भी होंगे। तो जिस तरीके से वर्ड में बोलूं वो चीजों को बायोलॉजी और आपको जो भी सब्जेक्ट होता है तो वर्ड आप इंग्लिश में भी याद जरूर रखें, ठीक है। आप इंग्लिश को ये नहीं है कि आप इंग्लिश उसके लिए पढ़ोगे, थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज किया करो। सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, जिनको जितना पता है वो उस हिसाब से बात करते हैं। आप इंग्लिश स्पेशली उसके लिए पढ़ नहीं सकते हो। आप अपने सराउंडिंग में जो चीजें देखते हो उसको कोशिश करना है कि हाँ इसके इंग्लिश क्या हो सकता है, अगर उतना कर लोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, एक और चीज, मैक्सिमम में क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि आप शांतिपूर्वक वीडियो देखो, लिखूंगा कम बोलूंगा ज्यादा, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आपके ज्यादा कंप्लीट हो। और बाइलिंगुअल है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है कि माचिस की जो तिल्ली होती है, विच सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ मैच स्टिक। जो मैच हम लोग जलाते हैं तो उसमें लाल कलर का कुछ लगा होता है। आंसर आपको पता चल गया होगा कि माचिस की तिल्ली के सिरे पर जो प्रज्वलित सहायक कौन सा पदार्थ होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रेड फॉस्फोरस होगा। 2-3 क्वेश्चंस आपके यहां से और बने हैं। एक बार आपको पूछा गया था, ठीक है, कि जो आपका ये है रेड फॉस्फोरस, ठीक है, क्या है आपका रेड फॉस्फोरस। एक आपका व्हाइट फॉस्फोरस से पूछ लिया था, क्या व्हाइट फॉस्फोरस से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि इनमें से किनको, ठीक है, पानी में रखा जाता है, क्या में, पानी में, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में आपका पोटासियम और सोडियम भी था, मैक्सिमम लोग वही मार के आए थे। ये होता है आपका जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसको आपको वाटर में रखा जाता है क्योंकि ये भी बहुत ही ज्वलनशील होता है और अगर इसको आप खुले में रखते हो तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बहुत ही जल्दी आपका फायर कैच कर लेता है। हमेशा याद रखें, अगर पानी बोले तो आपको व्हाइट फॉस्फोरस याद रखना है, और वहीं अगर आपको किरासन बोले तब आपको याद रखना है सोडियम, जो कि सबसे क्रियाशील आपका धातु है, ठीक है, और उसके बाद पोटासियम। तो सोडियम एंड पोटासियम आपको याद रखना है कि इसको किरासन में रखा जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस को रखा जाता है आपको पानी में आपको रखा जाता है। बीपीएससी में एक और क्वेश्चन आपका अभी यहां से पूछा था, अगर आप पेपर उठा के देखोगे, डीएसओ का पेपर, एएसओ का पेपर, क्वेश्चन आपको पूछ लिया था इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है, फिर से इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है, तत्व मतलब एलिमेंट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका डीएनए में नहीं मिलता है। तो आपको याद रखना, वहां ऑप्शन में आपको मिलेगा फॉस्फोरस मिलेगा, मैं आगे क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। आप अभी याद रखो कि कौन सा तत्व है जो डीएनए में नहीं मिलता है, तो वो है आपका सल्फर। क्या याद रखोगे, सल्फर जो है आपका डीएनए में नहीं मिलता है, ये
आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार से एक बार बीपीएससी में एक बार और क्वेश्चंस ये भी पूछा गया था कि कौन सा इसमें से तत्व है जो आपको यूरिया में नहीं मिलता है। यूरिया आपको पता है, यूरिया का अगर मैं बात करता हूं, इससे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं। अगर मैं यूरिया का बात करता हूं तो सबसे पहले याद रखना ये पहला यौगिक था, पहला कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि पहला कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था वो क्या था, तो आप बोलोगे यूरिया। इसका फॉर्मूला याद रखेगा तभी आपको ये पता रहेगा कि इसमें कौन सा तत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था इसमें कौन सा तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा यूरिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो बीच में लिखना CO2, CO लिखना और यहां लिखना NH2 और इस साइड भी लिखना आपका NH2। ठीक है, दैट मीन्स नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो जो नहीं होगा आप कैसे एलिमिनेट करोगे, जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो डीएनए में क्या नहीं है, तो आप आगे भी हम देखेंगे सल्फर नहीं है। ठीक है, और अगर आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, कि आपका यूरिया में क्या नहीं है, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और आपका ऑक्सीजन है। और यूरिया पहला ऐसा यौगिक था जो आपको लैब में बनाया गया था। प्लस आपको यूरिया से ये भी याद रखना है, ठीक है, यूरिया से ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है, इसीलिए आप देखते हो कि खेतों में डाला जाता है। और इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, तो एवरेज 47% आपको याद रखना है कि इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। उसके बाद है आपका यहाँ है चारकोल। चारकोल आपको इतना रखना याद रखना है कि जो भी चीज हम जलाते हैं, ठीक है, तो जलाने के बाद जो काला काला आपको दिखता है वो बेसिकली चारकोल है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ है आपका पोटासियम नाइट्रेट। आपका एएसओ के एग्जाम में पूछा गया था पोटासियम नाइट्रेट, और पोटासियम से दो क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो जो पोटासियम नाइट्रेट होता है इसको और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नाइटर। तो पूछा गया था जो नाइटर का क्या होता है फॉर्मूला, तो पोटासियम KNO3। तो अगर मैं बोलूं कि पोटासियम नाइट्रेट लिखा हुआ आ जाए तो याद रखिएगा KNO3 होता है इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो पोटासियम नाइट्रेट की जगह क्वेश्चन पूछा गया था नाइटर। तो नाइटर क्या होता है, तो आपको याद रखना है पोटासियम नाइट्रेट। हमेशा याद रखें, हम अगर आपके सामने आए हैं, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बस उसी पॉइंट से जितने भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हों, आपको रिएक्शन से पूछे, हर एक चीज हम अपडेट करके अभी के हिसाब से चीजें हम आपके साथ लेके रखेंगे। स्टूडेंट ही समझ के रखो कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको पोटासियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग नाइटर भी बोलते हैं। और आपको एक और एएसओ में पूछा गया था कॉस्टिक पोटास। ठीक है, कॉस्टिक पोटास होता है, एक कॉस्टिक सोडा होता है। तो कॉस्टिक अगर आपको पोटास बोल दे, कॉस्टिक पोटास, तब यहां पोटासियम लिखोगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, कॉस्टिक पोटास। और कॉस्टिक अगर आपको सोडा लिखा हुआ आए, कॉस्टिक सोडा, तब आप मारोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ के रखना। इसमें भी बहुत लोग गलती करके आए थे, एएसओ का जब एग्जाम हुआ था पूछा था कॉस्टिक पोटास, पर मैक्सिमम लोग कॉस्टिक सोडा मार के आए थे। तो कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक पोटास जो होता है ये होता है आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये चीज आपको याद रखना है। नाइटर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। एक नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट से कौन सा बीमारी होता है, तो बच्चों में नाइट्रेट के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा जाता है। तो कम से कम इतना पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, जो भी चीज मैंने आपको बताया है। तो इसका जो था ये रेड फास्फोरस था, याद रखिएगा। दूसरा है आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल बाय ड्रीम डोज आप मारिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल तरीके से साइंस रखा गया है ताकि स्पेशली इंग्लिश वाले मीडियम के जो है उनका बहुत ही दुख है, दर्द है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो होती है, ठीक है, बिहार में स्पेशली वो हिंदी में रहता है। ठीक है, चलो बीपीएससी वाले तो कुछ इंग्लिश में भी रहता भी है, बट दरोगा वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम। अब देखिए रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, अब रेयर अर्थ मेटल इनमें से कौन सा, ये ऑलरेडी एग्जाम में जितने क्वेश्चन सब आ चुके हैं। ठीक है, देखिए रेडियम क्या है, एक रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है, मतलब दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के कथन है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो क्या है रेडियम, क्या एक आपका दुर्लभ पृथ्वी धातु है, ये पूछा गया है। सीरियम, स्कैंडियम और लैंडियम क्या एक आपका रेयर अर्थ मेटल है। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आपका सही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये रेडियम है, ठीक है, रेडियम है, और ये है सीरियम, स्कैंडियम और लिथियम। अगर आपको याद हो, अगर हम लोग रेयर अर्थ मेटल का बात करते हैं, रेयर अर्थ मेटल मतलब होता है आपका दुर्लभ पृथ्वी धातुएं।
कोशिश करें इंग्लिश में ही इन चीज़ों को याद रखें। रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ पृथ्वी धातुएं, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका सीरियम, स्कैंडियम, साथ ही साथ जितना भी आपका लेंथेनाइट ग्रुप है, आप देखना जाके मैंने आपको पढ़ाया है, तो हमेशा याद रखना अगर मैं रेयर अर्थ मेटल का बात करता हूं, इसमें होता है सीरियम, स्कैंडियम, ठीक है, जो कि SPD ब्लॉक में आपको मिलेगा सीरियम और स्कैंडियम, ठीक है। प्लस आपका लेंथेनियम ग्रुप जो है, लेंथेनियम नहीं होता है, लेंथेनाइट ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा जब हम लोग मिला देते हैं तो वो बोलता है रेयर अर्थ मेटल। तो ये आपको याद रखना है। रेडियम क्या है? ये एक रेयर अर्थ मेटल नहीं है। रेडियम एंड पोलोनियम का अगर पूछा जाए कि डिस्कवरी किसने किया था, तो रेडियम एंड पोलोनियम का जो डिस्कवरी है आपको याद रखना मैडम क्यूरी ने किया था, ये चीज याद रखिएगा। और मैडम क्यूरी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी नोबेल अवार्ड मिल चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये रेयर अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि आपका सीरियम, स्कैंडियम प्लस जो लेंथेनाइट ग्रुप है वो मिला के आपका रेयर अर्थ मेटल बनता है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो आपको याद रखना है ओनली 2 इसमें का सही है। अब कुछ पॉइंट याद रखो, जैसे कि आपका जो पहला ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। टोटल हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले याद रखिएगा किसने बनाया था, तो मोजले ने बनाया था, मतलब मोजले ने दिया था, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आधुनिक आवर्त सरणी। बट याद रखिएगा पूछा जाएगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको पूछा बोला जाता है, क्वेश्चन आ चुका है, तो डेमेट्री मेंडलीव, ठीक है। मेंडल अलग है, ये मेंडलीव है, ठीक है, केमिस्ट्री में है, वो मेंडल है, वो बायोलॉजी में है, ठीक है। तो आप मेंडलीव, डेमेट्री मेंडलीव यहाँ याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा फादर ऑफ आपका पीरियोडिक टेबल कौन है, तो मेंडलीव आपको याद रखना है, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो मोजले ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 आपका क्या है, पीरियड है, याद रखिएगा। ये भी अच्छे से ये सब चीजें आप याद रखिएगा। अब पहला जो ग्रुप है, पहला वाला ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो एल्केली मेटल, याद रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट इतना याद रखना है। एल्केली मेटल मतलब क्षारीय ग्रुप बोलते हैं इसको। एल्केली धातु मतलब एल्केली मेटल मतलब होता है क्षारीय धातु ग्रुप, ठीक है। एल्केली मतलब क्षारीय, तो एल्केली मेटल ग्रुप जो होता है ये पहला वाला होता है। दूसरा वाला को बोला जाता है आपका दूसरा ग्रुप जो है, पहला दूसरा है। दूसरा को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा दूसरा को बोला जाता है एल्केली या एल्केलाइन, ठीक है, एल्केली अर्थ मेटल। तो पहला वाला को बोला जाता है, आपको याद रखना है, एल्केली मेटल। दूसरा वाला को बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब आपका क्षारीय मृदा धातु, इसको बोला जाता है। पहला वाला ग्रुप को क्षारीय ग्रुप और दूसरा वाला को जो बोला जाता है क्षारीय मृदा ग्रुप, याद रखिएगा। उसके बाद 18वां ग्रुप जो होता है, हमेशा याद रखना, 18वां ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप या अक्रिय गैस ग्रुप। जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप या आपका अक्रिय ग्रुप, क्योंकि उसमें जो होता है आपका 18वां ग्रुप में क्या होता है, जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो होता है अक्रिय गैस होता है, इनर्ट होता है। तो पूछा जाएगा कौन से ग्रुप को हम लोग अक्रिय गैस ग्रुप बोलते हैं या इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं या जीरो ग्रुप बोलते हैं, तो 18 नंबर को आपको याद रखना है, ठीक है। और जो 17 नंबर वाला होता है वो क्या होता है, हैलोजन होता है। तो ये 4 ग्रुप का जितना भी आपका धातु है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आपको देख लेना, पीरियोडिक टेबल बाय ड्रीमडोज मारोगे आपको वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कम से कम यहां से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि जो पीएच है, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ब्लड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिहार दरोगा के लिए भी। देखिए अगर हम लोग यहाँ देखते हैं मानव रक्त का अगर पीएच देखते हैं, तो पीएच जो मानव रक्त का हमने आपको याद करवाया वो होता है 7.4, ठीक है। कितना होता है, 7.4। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो आप मारोगे इसको कि सी आपका आंसर होगा। आप ध्यान से जो क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग उस पे आते हैं। हमेशा याद रखना आपका जो ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, 7.4। साथ ही साथ आप याद रखोगे जो आपका आंसू है, दैट मीन्स टीयर का कितना है, आंसू का कितना है, तो खून के आंसू, तो खून और आंसू दोनों का याद रखना 7.4। एक बार आपके दरोगा के ही एक्साइज के मेंस में आपका पूछ लिया गया, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका पीएच कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। 1.5 से
3.5 के बीच में होता है, बट जो एग्जाम में दिया हुआ था आपको अच्छे से याद रखना है 2.5। हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जितना बोलूं दिमाग में एकदम सेट करते हुए जाना। तो आपका जो गैस्ट्रिक जूस का जो है, गैस्ट्रिक जूस का आपको याद रखना है कितना होता है, तो 2.5 होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपका लेमन होता है, लेमन, ठीक है, उसका कितना होता है, तो 2.4 होता है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, ठीक है, जो आपका 8.5 किसका होता है, तो समुद्र का जो जल होता है उसका 8.5 होता है। साथ ही साथ अगर मैं मूत्र का बोलूं तो इसका 6 ही याद रखना, 6 होता है इसका pH होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मुख का pH कितना से कम होगा कि वो सरण उसमें स्टार्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा मुख का pH 5.5 से अगर कम होता है तो मुख में आपका क्या होता है, सरण स्टार्ट हो जाता है। या आपका जो बारिश होगा वो 5 या 5.5 या 5.5 से कम अगर होने लगे तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड आपको याद रखना है 7.35। ह्यूमन ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि ब्लड क्या है, तो याद रखिएगा ये तरल संयोजी उत्तक है। क्या है आपका, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट मींस ये तरल संयोजी उत्तक है, आपको याद रखना है। ब्लड ग्रुप किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप किसने दिया था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने था, ब्लड ग्रुप जो है आपका याद रखिएगा ये कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। ब्लड का जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेशन सिस्टम है, वो किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप कम से कम इतना आप इसको याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि विच एलिमेंट इज एब्सेंट इन डीएनए में, यही अभी बात कर रहा था। तो डीएनए में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है, आपका फॉस्फोरस होता है, कार्बन होता है, इवन आपका ऑक्सीजन भी होता है। क्या नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि जो डीएनए है उसमें आपका क्या होता है, आपका सल्फर नहीं होता है। अब यहाँ आइए, जो अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो डीएनए से पूछा गया, सबसे पहले अगर डीएनए का बेसिक वाला क्वेश्चन मैं मुख से बोलूंगा, सबसे पहले डीएनए से याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए एन आरएनए में क्या नहीं होता है, तो डीएनए का हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको याद रखना, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए एंड आरएनए होता है। ध्यान से, कौन सा ऐसा कोशिकांग, कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल, तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है सेल ऑर्गेनेल से जिसका खुद का डीएनए और आरएनए भी होता है। तो याद रखोगे, प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स हरित लवक, और जो एनिमल में होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बट आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों में होता है, आपका प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है आपका, ये स्पेशली सिर्फ प्लांट में होता है। याद रखिएगा, ये दोनों में क्या होता है, खुद का इसका डीएनए होता है और खुद का इसका आरएनए होता है। प्लस ये भी याद रखिएगा ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें डबल झिल्ली होता है, मतलब अगर ये कोशिकांग है तो इसमें डबल झिल्ली होगा, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछेंगे, क्या है, ये दोनों क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लस आप ये भी याद रखिएगा न्यूक्लियस भी जो है, केंद्रक भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन जो मैंने आपको पढ़ाया, लाइजोसोम जो होता है, ठीक है, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, कचरा साफ करने वाला भी कोशिकांग कहा जाता है, कौन सा, लाइजोसोम, वो क्या है, वो आपका सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन जो उसका एक परत उसमें झिल्ली होता है, ठीक है। तो डीएनए से आपने बोला कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें दोनों में डीएनए, मतलब कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए और आरएनए खुद का होता है, तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए। डीएनए का अगर हम लोग बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, डीएनए का अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बार दरोगा के 1275 मेंस में आया था कि डीएनए का जब फ्रेगमेंट होता है, मतलब डीएनए जब, क्योंकि देखो डीएनए क्या, अगर मैंने बहुत अच्छे से समझा है, क्रोमोसोम को और तीरों को, ठीक है, तो उसमें आपको फिर से आगे चल के आपका सब चीज मिलता है, मैंने समझाया उस पर जाकर। अभी आप इतना देखना कि डीएनए जो है, ठीक है, जब टूटता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाए, तो उसको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको याद रखना है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है डीएनए को जोड़ने का काम करता है। इसको मॉलिक्यूल मतलब बायोलॉजिकल गोंद भी बोला जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल गोंद या बायोलॉजिकल ग्लू भी बोला जाता है लाइगेज को, क्योंकि ये डीएनए को जोड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ डीएनए का याद रखिएगा, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, मतलब कुंडलीकार जो संरचना होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। बट आरएनए का डिस्कवर किसने किया था, इसका स्ट्रक्चर का, ठीक है, संरचना का, तो वाटसन एंड, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक,
डीएनए का वाटसन एंड क्रिक, और आरएनए का आपको याद रखना है आपका वाटसन एंड अर्थर याद रखना है, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो डीएनए का तो हमने आपको ये चीज बता दिया, ठीक है। तो कम से कम इतना चीज आप यहां से याद रखिएगा, काफी चीज हमने यहां भी आपको समझाया है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत करना, अगर पूछेगा डीएनए का मॉडल किसने दिया था, ठीक है, संरचना, तब वाटसन एंड क्रिक, पर डीएनए का डिस्कवर्ड किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिश्चर, फ्रेडरिक मिश्चर, इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्वारीजिया का बात किया गया, याद रखिएगा, ठीक है, कि एक्वारीजिया जो होता है, ठीक है, एक्वारीजिया, अमल राजा भी इसको बोला था, एक्वारीजिया, ठीक है, किसका मिश्रण होता है, तो हमेशा याद रखना एक्वारीजिया जो मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड, एक होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब कि उसमें एसिड ज्यादा है, उस विलियन में एसिड ज्यादा है कंपेयर टू अदर चीज। तो आपको हमेशा याद रखना जब भी एक्वारीजिया का बात किया जाता है तो इसमें है आपका कंसंट्रेटेड HCl, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग HCl है, प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और HCl मतलब क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसका रेशियो बहुत बार पूछा जाता है कि एक्वारीजिया में, ठीक है, HCl और जो HNO3 उसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, 3:1 का होना चाहिए। अगर HCl 3 है तो आपका ये कितना होगा, 1 होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर आपको रेशियो पूछे तो 3:1 क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड, अच्छे से याद रखना, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि HCl को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, म्यूरिएटिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड। तो अगर आपको पूछेगा कि किसको हम लोग म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना HCl को हम लोग म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कौन सा ऐसा अम्ल है जिसको हम लोग म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो HCl को हम लोग म्यूरिएटिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा जो आपका पेट है, दैट मींस जो अमाशय है, स्टोमक है, इसमें कौन सा एसिड मिलता है, तो स्टोमक में भी आपका क्या मिलता है, आपका HCl मिलता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग यहां बात करते हैं, यहां है आपका H2SO4। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी में, कार का बैटरी में कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो आप बोलोगे H2SO4। एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि किंग ऑफ एसिड, मतलब अम्लों का राजा किसको बोला जाता है, ठीक है, तो किंग ऑफ एसिड जो बोला जाता है वो भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। तेजाब का फॉर्मूला अगर आपको पूछने आएगा तब भी आप H2SO4 मारोगे। एक और क्वेश्चन पूछा इंडस्ट्री में किस टाइप का कौन सा एसिड यूज होता है, तब भी आप H2SO4 आप मारिएगा हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना किसी भी चीज को हम लोग एसिड कब बोलेंगे, ठीक है, जब उस चीज को अगर हम लोग पानी में घुलाते हैं तो हमें क्या देगा, H+ आयन देगा। तो जितना H+ आयन होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका आपको समझ के रखना है एक्वारीजिया, ठीक है। उसके बाद है आपका केमिकल फॉर आर्टिफिशियल, कृत्रिम वर्षा हेतु। अब ये बहुत न्यूज़ में भी था, क्योंकि अगर आपने सुना है जो पॉल्यूशन से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या था, क्लाउड सीडिंग किया था। क्लाउड सीडिंग भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, देखो फिर से कहता हूँ, ये जो वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश वाले, प्लीज़ इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और कुछ लोग को जब बोलते हैं नहीं आता है तो चीज़ें सीखने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि हमें भी सब चीज़ आता है, बहुत चीज़ हम भी सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं। तो कुछ नया चीज़ अगर सीखो तो उसको अपनाने की कोशिश करना है। ये नहीं बताना है कि सर हमको इंग्लिश नहीं आता है, मुझे इंग्लिश एकदम समझ में नहीं आता है, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आता है, इसका भी हिंदी बता दीजिए। कोशिश करना है आपको, क्योंकि आपका जो आने वाला जनरेशन है, ठीक है, छोटे छोटे, वो इंग्लिश मीडियम में ही मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। और AI का ज़माना है, मैक्सिमम चीज अगर आप AI का प्रॉम्प्ट भी डालोगे तो इंग्लिश में डालोगे, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था अब भी ESI में, तो जो भी बोलता हूं तो उसको समझना है थोड़ा, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है आप बोलोगे ना, तो जो इनपुट देते हैं हम लोग, ठीक है, AI का, किसी भी AI टूल, चाहे वो ग्रॉक हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे आपका ChatGPT हो, उस सब को हम लोग जो इनपुट देते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ESI में आपका क्वेश्चन भी आया गया था कि डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से क्या होगा, ठीक है। तो चीज़ें सीखने की कोशिश करना है, ठीक है, बताना नहीं है कि सर हमें नहीं आता है।
अब यहाँ है कि आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, देखिए। तो आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, जहाँ रेन नहीं होता और बहुत ज़रूरत पड़ जाता है तो वहाँ आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सिल्वर आयोडाइड। 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। पहला Ag किसका किसका ये सिंबल है, सिल्वर का, AgI। दूसरा आपको याद रखना है AgBr, और तीसरा आपको याद रखना है Ag क्या, NO3। ये तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीनों में आप कंफ्यूज होते हो। सबसे पहले याद रखिएगा आपका है सिल्वर आयोडाइड। हमेशा याद रखना इसका जो यूज किया जाता है ये आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है आपका AgBr, ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर आयोडाइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। और तीसरा है आपका सिल्वर नाइट्रेट, जो कि रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सिल्वर जो आपका नाइट्रेट है, याद रखिएगा, ये जो आपका स्याही होता है, मतलब जब आप वोट लगाते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वोट का जो इंक होता है जो आपको लगाया जाता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है, तो वो होता है आपका सिल्वर, मतलब सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 होता है आपका वोट के इंक में, ठीक है। तो ये तीनों को आपको समझ के रखना है, बहुत ही काम का है ये तीनों आपको ये चीज समझ के रखना है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये तीनों जब भी आए उसको आप समझ लेना और इस पे कभी आप गलती मत करना, ठीक है। तो केमिकल यहीं एक क्वेश्चन और याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से अगर फलों को पकाना है तो कौन सा यौगिक या कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे, तो उसको बोला जाता है इथाइन। क्या बोला जाता है, इथाइन। हमेशा याद रखना इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब IUPAC नेम है, इसलिए आपको पूछ लिया था ना, इथेनोइक का पूछा था कि जो CH3COOH इसका आपका IUPAC नेम बताओ, तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये सब IUPAC नेम है। और एक जो होगा आपका सिंपल नॉर्मल टर्म में जो होता है आपका केमिकल नाम भी हम लोग बोलते हैं, वो मैं समझाऊंगा अभी। देखिए, तो जैसे कि मैंने बोला कि आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सा आपका जो यौगिक या कंपाउंड यूज होता है, ठीक है, ये है आपका कौन सा, तो वो है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है ये केमिकल नाम आप कह सकते हो, इसका IUPAC नेम जो होगा ये होगा आपका इथाइन। इथाइन क्या होगा, इथाइन, C2H2। इसका अगर देखोगे तो इस तरीके से बनाया जाता है 3, ठीक है, और यहाँ एक H और यहाँ एक H। तो अगर बोले कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए इंजेक्शन भी दे दिया जाता है तो वो है इथाइन, C2H2। बट यही अगर आपको बोला जाए कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइन, ये इथाइन क्या है, इसका IUPAC नेम है। बट अगर इसका केमिकल नेम या नॉर्मल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। जैसे आप कार्बाइड लाते हो घर में, उसमें जैसे ही पानी डालते हो तो कार्बाइड से जो गैस निकलता है वो एसिटिलीन गैस निकलता है, जिसको हम लोग इथाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आर्टिफिशियल तरीके से। बट अगर नेचुरल तरीके से अगर कोई चीज अगर फल पकता है तो वो किससे पकता है, तो वो होता है आपका इथाइन। कौन सा, ये होता है आपका इथाइन और ये होता है आपका इथीन। इथीन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, C2H4। तो याद रखना पूछा क्या है, ठीक है, ये है आपका इथीन या इसी को बोला जाता है इथाइलिन। इथाइलिन, तो नेचुरल तरीके से पकाना इथाइलिन या इथीन, C2H4। और अगर आपको आर्टिफिशियल तरीके से पकाना है तो A फॉर आर्टिफिशियल, A फॉर एसिटिलीन, एसिटिलीन या इथाइन, YNE, ठीक है। तो ये इथीन है, ये इथाइन है, ये C2H2 होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये C2H4 होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ये सब चीज मैं समझा चुका हूं, तो कम से कम ये चीज इस तरीके से मैंने रिलेट कर दिया ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। और जो आपको ये दिया गया है इसका PDF, उसको प्रिंट करवा के इस वीडियो को देखने के बाद लिखना है उस पर, तो लिखोगे आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन, ऑल्दो ये क्वेश्चन इजी है, बट अभी दरोगा के एग्जाम में और BPSC के भी एग्जाम में क्वेश्चंस का जो पैटर्न था थोड़ा चेंज करके इसको और एडवांस बनाया गया। दरोगा में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा है जिसको, ठीक है, कोरिजन से बचाने के लिए यूज करते हैं, मतलब आपका कोरिजन मतलब क्या होता है, जंग लगने से बचाने के लिए यूज करते हैं।
तो यहाँ तो है गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजिंग किसका करते हैं? तो जिंक का हम लोग यूज करते हैं। जिंक का हमेशा याद रखना Zn, ठीक है। जिंक का क्या होता है? Zn से लिखते हैं। एक एक वर्ड का जो मैं बताऊं कि Zn से लिखते हैं, ये याद रखना, ऐसे ही नहीं हम बता रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम का पेपर उठाओ, उसमें सिंबल पे आया था आपका क्वेश्चन, दरोगा का पेपर उठा के अगर आप देखोगे कि कौन सा इसमें सिंबल गलत है। जैसे कि सीसा हो गया, लीड, लीड को कैसे लिखते हैं? PB लिखते हैं, ठीक है। हमने बात किया था अभी सिल्वर का बात किया था, तो सिल्वर को कैसे? S से नहीं लिखते, सिल्वर को AG से लिखते हैं। और सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना अच्छे से याद रखना, 47 है। और सिल्वर का एक बार पूछ लिया था आपका किसका? आयस्क और कैल्वराइट, कैल्वराइट, तो कैल्वराइट किसका आयस्क है? तो आपका सिल्वर का। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूं। जिंक का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। और इसका जो आयस्क के बारे में आपका पूछा गया था, बहुत बार पूछा जाता है, कैलामाइन, कैलामाइन। तो कैलामाइन जो है आपका किसका आयस्क है? अगर मैं बोलूं किसका आपका ओर है, तो आपको याद रखना ये जिंक का ओर है, ठीक है। जिंक, जिंक का क्या होता है? आपका प्लेटिंग किया जाता है, तो क्या होता है? आपको उसको जंग से बचाने के लिए। जिंक से आप यहां से ये भी याद रखोगे, जिंक का अगर हम लोग बात करते हैं तो जिंक जो होता है, आपको अगर पूछा जाए इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो इंसुलिन जो होता है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? तो आपको बोलना है जिंक, ठीक है, जिंक। इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो आयरन। और जो आपका क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। बस को रिलेट करवा दे रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रहे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो जिंक का क्या करना होता है? आपका इलेक्ट्रो, मतलब जो आपका गैल्वेनाइज, मतलब उसका चादर चढ़ा दिया जाता है किसी चीज पे जिसको आपको जंग से बचाना है। अब दरोगा में जो पूछा गया था, इसमें से कौन सा है जिसको आपको जंग रोधक के लिए यूज किया जाता है? पहला तो आपको था ये क्या? गैल्वेनाइजेशन, मतलब गैल्वेनाइजेशन करेंगे, मतलब जिंक का यूज करेंगे, ये भी होगा। दूसरा आपको याद रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी यूज किया जाता है, याद रखने का। और तीसरा आपको याद रखना एनोडाइजिंग। ये सबको मैंने पहले आपको समझाया भी हूं, तो बस अभी आप याद कर लो कि अगर जंग रोधक कोई भी चीज हमें बनाना है तो उसमें हम जिंक का प्लेटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। जिंक का प्लेटिंग को हम लोग सिंपल गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं या एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं, या उसमें पेंट भी मार सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। एल्युमिनियम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार हम लोग यहाँ एल्युमिनियम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम एंड कॉपर को दोनों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे फिर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम का अगर हम लोग बात करें, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का आपको रिएक्शन याद रखना है कि ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो एल्युमिनियम का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एल्युमिनियम का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट, आप फॉर्मूला बनाने आपको आना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम देखोगे, एल्युमिनियम देखोगे तो 13 होता है, पहला में 2 जाएगा, इसमें 8 जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपका लास्ट में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जब आप ऑक्सीजन से जब आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो ये जो बनाता है आपका, ये बनाता है आपका, ये कैसे मैंने किया पता है ना, ये मैंने क्यों लिखा, ताकि अभी मैं फॉर्मूला जब बनाऊं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को जब मैं रिएक्ट करूं, ठीक है, या आप यहां नहीं समझ में आ रहा तब यहां Al3 लिख लो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन, इसका आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद करो, कितना है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन कैसा था? हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, 13 होता है, याद करके रखना, इसलिए आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है। तो पहला में तो 2 चला जाएगा, दूसरा में 8, ये कहां चला जाएगा समझ आ रहा है ना, मैं सेल में बैठा रहा हूं, और लास्ट में कितना बचेगा? 3। और ये ऑक्सीजन क्या होता है? डाई एटॉमिक होता है, तो जब ये फॉर्म होगा तो ये बनेगा Al2O3। याद रखना कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो Al2O3 होता है पहला। और जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, आपको याद रखना ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या क्या होता है? तो जिंक ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, Al2O3 जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है,
PbO जो होता है लीड ऑक्साइड, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, भर भर के पूछे गए हैं। अगर आप बिहार पुलिस का उठाओगे, चाहे आप ये ASO का पेपर, ये सब उठाओगे, ये तीनों जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, हमेशा जो मेटल ऑक्साइड होता है, जो धातु ऑक्साइड होता है, वो हमेशा जो नेचर शो करता है, ठीक है, वो शो करता है बेसिक, क्षारीय नेचर शो करता है। बट कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं धातु के, वो आपका एसिडिक और बेसिक नेचर, मतलब एसिडिक मतलब अम्ल, बेसिक मतलब क्षार, अम्ल और क्षार दोनों नेचर वो शो करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड कैसा नेचर शो करेगा, दोनों, एसिडिक भी और बेसिक भी। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक भी और बेसिक भी। लीड ऑक्साइड एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ये सब जो है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अच्छे से याद रखना। एक चीज और याद रखना, जैसे ही आप एल्युमिनियम को क्या करते हो, एल्युमिनियम को आप क्या करते हो, आप हवा में छोड़ते हो, ये अपने ऊपर एक क्या बना लेता है, आपका लेयर बना लेता है। यही जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर होता है। और ये क्या करता है, एक ऐसा लेयर बना लेता है कि इसके ऊपर फिर जंग नहीं लगता है। इसीलिए एल्युमिनियम के ऊपर जनरली आप देखोगे जंग नहीं लगता है। तो ये कम से कम याद रखिएगा। और एक बार और दरोगा वाला में, कॉपर वाला में करवा देता हूं। एक बार पूछा गया था एक रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन दिया होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, जब ये हवा में रख दिया जाएगा तो इस पे काला एक क्या हो जाएगा, एक काला कलर का एक लेयर जम जाएगा, तो वो है आपका कॉपर। अच्छे से याद रखना, कॉपर कैसे किया था, CuO2, तो ये जो बनाता है CuO बनाता है। अच्छे से याद रखना ये रिएक्शन, CuO क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा है जो ये बनाएगा, तो कॉपर ही है। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ये एक काला लेयर उस पर बना देता है, जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छे से याद रखना, कॉपर पहला, ठीक है, कॉपर पहला ऐसा एलिमेंट था, आपको याद रखिएगा, तत्व था जो ह्यूमन ने यूज किया था, मानव ने यूज किया था। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 29 होता है। ये भी चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन कम से कम अभी जो मैंने बताया, एल्युमिनियम वाला, कॉपर वाला, इसमें क्या होता है, आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे इस पे कोरिजन नहीं होता है, आपका क्या हो जाता है, इस पे आपका जंग नहीं लगता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जम जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ही रखते हैं तो एक काला सा एक चादर बैठ जाता है आपका कॉपर के ऊपर, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका जो आंसर था गैल्वेनाइजेशन के बारे में जितना बताया, यहाँ जिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि सॉल्ट वाटर कंडक्ट, ठीक है, सॉल्ट वाटर जो है, ठीक है, खारा पानी सुचालक क्यों है, खारा पानी जो होता है सुचालक क्यों होता है। देखिए, तो जब भी सुचालक का हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आता है, आपको पता होगा, वो है आपका क्या है, वो है आपका, अगर हम लोग बात करें तो सॉल्ट वाटर कंडक्ट ड्यू टू, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी विलियन है, कोई भी अगर विलियन है, कोई भी अगर सॉल्यूशन है, वो कब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, बताओ। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई आयन नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां है डिसॉल्व आयन, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए HCl है, ठीक है, HCl है, तो ये H प्लस Cl- देगा, ठीक है, तो ये आयन फॉर्म कर रहा है। तो जितने भी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आयन फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, ये है आपका कि नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखिए, दो तरीके का प्लास्टिक मैंने बताया था, एक है आपका थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। थर्मोप्लास्टिक मतलब होता है कि अगर कोई एक प्लास्टिक है, उसको अगर हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो मान लीजिए अभी हमने पेन बना दिया इस तरीके से, और फिर मान लीजिए उसको हम लोग हीट करके कोई और नया शेप बना देते हैं, कोई और नया चीज बना देते हैं। तो एक ही प्लास्टिक को अगर 1 से 2 बार उसको हीट करके अलग अलग फॉर्म में बनाया जा सके तो वो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। बट थर्मोसेटिंग, सेट कर दिया है, मतलब एक बार अगर वो कोई चीज बन गया तो फिर वो उससे आप नया चीज नहीं बना पाओगे, तो वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बस थर्मोसेटिंग वाला याद रख लो, इसका एग्जांपल कम है ताकि आप याद रखो। ये है आपका इपॉक्सी, मेलामाइन, ठीक है, इपॉक्सी, मेलामाइन, बेकेलाइट, कम से कम 3 ये आप इसमें याद रखो, तब आपको इजी हो जाएगा। तो इपॉक्सी हो गया, मेलामाइन होगा और बेकेलाइट हो गया, ये 3 जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। जैसे बेकेलाइट हो गया, आपने जो स्विच होता है आपका घर किससे होता है, वो बेकेलाइट से बना होता है।
बाकी आप जो देख रहे हो जैसे कि पोलोथीन हो गया, ठीक है, पीवीसी हो गया, ये आपका पोलिस्ट्रीन हो गया, ये तीनों जो है आपका क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। याद क्या रखना है कि इपॉक्सी, मेलामाइन, बेकेलाइट, ये सब क्या है आपका, ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बाकी देखो यहाँ पी आएगा, ये पी आया, ये पी आया, ये पी आया, ये तीनों पी जो है आपका थर्मोप्लास्टिक है। और जो मैंने बोला इपॉक्सी, मेलामाइन और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, कम से कम इतना अभी याद रखें, नहीं तो क्वेश्चंस अगर ज़्यादा एटलीस्ट जो दिया है उसको इतना कवर कर लेंगे ताकि आपको ये ना हो। देखो उसके बाद है आपका कि हीटर कोयल मेड अप ऑफ, ठीक है, जो हीटर कोयल जो होता है वो किससे बना होता है। हीटर कोयल आप सबको पता है जो बना होता है वो होता है आपका, आप सिंबल ध्यान देना, ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें देखो, जिनका अभी मेरिट नहीं बना है या कुछ नंबर से छूट जाने, कभी उनसे बात जरूर किया करो। छोटी छोटी गलतियां से ही लोग बाहर होते हैं, उन चीज़ों को सुधारना है, बस उतना अगर आपने कर लिया। और इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस आपने गलत नहीं किया, आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। देखो तो जैसे मैंने बोला निकेल, निकेल को लिखते हैं Ni, ठीक है, तो निकल प्लस क्रोमियम Cr, तो निकल प्लस क्रोमियम जब हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है आपका निक्रोम बनता है, निक्रोम। और निक्रोम का जो यूज किया जाता है ये कहाँ किया जाता है, आपका हीटर में यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हीटर। उसके बाद आता है आपका बल्ब। बल्ब जो पहले जमाने में पीला वाला जो बल्ब आता था उसको डिस्कवर किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन। किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। किसने, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चीज याद रहेगा, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अब देखिए जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो आपका सिंबल होता है ये होता है आपका W। क्या होता है, W होता है इसका सिंबल, आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्या होता है, W होता है, ठीक है, टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है आपका 74। कितना होता है, 74, बहुत बार पूछा गया है। और टंगस्टन का जो यूज किया जाता है, जो पहले बल्ब आता था जिसको हम लोग बोलते थे इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि इनकैंडेसेंट बल्ब में, ध्यान से, इनकैंडेसेंट बल्ब में कौन सा धातु यूज होता है उसका फिलामेंट के लिए, अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा इनकैंडेसेंट बल्ब क्या होता है। जिनको पता है बहुत अच्छा है, वो तुरंत मार लेंगे। टंगस्टन का यूज किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 74 है, सिंबल W है, इनकैंडेसेंट बल्ब में यूज किया जाता है, वो समझ जाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो टंगस्टन का यूज कहां किया जाता है, बल्ब में आपका किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, तो अभी हम लोग करते हैं LED वाला यूज करते हैं। LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। LED का डिस्कवर किसने किया था, तो निक ने किया था। निक, इनका नाम क्या है, निक, याद रखना, निक होलनेक, निक होलनेक इनका नाम है, निक, बस आप अभी से याद रख लो, ठीक है, याद रहेगा। ये सब चीज आपको समझ में आया। चलिए निकेल जो है, निकेल, निकेल का इसका एटॉमिक नंबर है 28, ठीक है, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 24 है। तो इन दोनों को मिला के आपका निक्रोम बनता है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से याद रखें, टंगस्टन हो गया, निक्रोम हो गया, एल्युमिनियम के बारे में मैंने समझा दिया, कॉपर के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया कि कॉपर से रिएक्शन उसका याद रखना। उसके बाद जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द जो आयरन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो प्योर फॉर्म है वो कैसे डिसाइड होगा कि कोई प्योर फॉर्म है, जितना कम कार्बन होगा उसको बोला जाएगा कि वो प्योर फॉर्म है। तो अगर मैं यहां बात करता हूं, ठीक है, यहां अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये जो है आपका जो सबसे प्योर फॉर्म है, ठीक है, जो सबसे प्योर फॉर्म है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये है आपका कौन है, तो ये रॉट आयरन है जिसको पिटवा लोहा बोला जाता है। और पूछा जाए कि सबसे, ठीक है, जो आपका जिसमें आपका जो प्योर फॉर्म नहीं है तो पिग आयरन। और सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है, तो स्टील, ये सॉरी रोट आयरन, पिटवा लोहा। अब स्टील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन जो अभी रिसेंट आपके एग्जाम में बने वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील में कौन सा ऐसा तत्व मिलाते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, तो याद रखिएगा इसमें क्रोमियम मिलाते हैं। तो जंग रोधी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है आपको पूछा जाएगा कि स्टील का स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ठीक है, बोलते हैं मजबूती बढ़ाने के लिए क्या हम इसमें यूज करते हैं, तो कार्बन मिलाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बना है, दोनों आप याद रखिएगा स्टील से। अब यहां है आयरन का बात किया है, बीपीएससी दरोगा दोनों में याद रखिएगा। इसका आपका आयस्क याद रखना है, इसका आयस्क जो होता है क्या होता है आपको याद रखना है, हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट। हेमाटाइट हम लोग कैसे लिखते हैं, Fe2O3। उसके बाद मैग्नेटाइट,
Fe3O4। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, साथ में याद रखना लिमोनाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें पाइराइट्स भी दिया, तो पाइराइट्स नहीं है, लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और आपका हेमाटाइट, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लोह एसिड का कौन सा खान बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्योग्राफी में कनेक्ट करोगे तो कुदेरमुख, जो कि कहाँ है आपका कर्नाटका में है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जंक का आपको फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखना Fe2O3.XH2O, ये क्या है आपका जंक का फॉर्मूला है, आपको ये भी अच्छे से याद रखना, ये भी आपका पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका जिप्सम, ये बहुत बार हमने आपको बताया जिप्सम, ठीक है। जिप्सम जो है सीमेंट में आपका मिलाया जाता है, ठीक है। क्यों मिलाया जाता है जिप्सम का? सबसे पहले सीमेंट का अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट का डिस्कवर किसने किया था? सीमेंट का डिस्कवर तो जोसेफ एस्पेडिन ने किया था, जोसेफ एस्पेडिन ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। सीमेंट, और अगर हम लोग बिहार का अगर बात करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री आपको कहाँ दिखता है, तो आपको याद रखिएगा रोहतास वाला जो एरिया है, रोहतास वाला एरिया, ठीक है। यहाँ एक डालमिया नगर है, तो आपको पूछा जाएगा कि डालमिया नगर रोहतास में जो है, ठीक है, रोहतास में जो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ चूना पत्थर बहुत मिलता है जो कि सीमेंट में यूज होता है, ठीक है। चूना पत्थर का क्या फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा चूना पत्थर, या इसी को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। लाइमस्टोन बोले मतलब चूना पत्थर बोले यही वाला फॉर्मूला याद रखोगे, मार्बल बोले यही वाला फॉर्मूला याद रखोगे, चौक बोले यही वाला फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद है जिप्सम जो होता है क्यों ऐड किया जाता है, मैंने आपको बताया था, तो उसका जो जमने का जो दर है, ठीक है, जमने का जो दर है मतलब उसको कम करने के लिए, नहीं तो पानी अभी मिला है अभी ही दर मतलब क्या हो गया, तुरंत जम गया, तो उसका जमने का जो जमना जो है उसको धीमा करने के लिए हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2H2O। और जिप्सम भारत में कहाँ आपका बहुत प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा राजस्थान जो है बहुत जिप्सम प्रोड्यूस करता है, उसका हनुमानगढ़ जो जिला है जिप्सम बहुत प्रोड्यूस करता है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है ये याद रखिएगा। और एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको ही जब आप हीट करेंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि ये है, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, और जो जिप्सम का जो होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। ये जिप्सम आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो आपका ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका यूज प्लास्टर करने में यूज करते हैं, आपका मूर्ति बनाने में यूज करते हैं, ये सब चीज आपको याद रखना है। तो जिप्सम आपने समझ लिया होगा। जिप्सम का एक यूज हमने आपको और समझाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, अगर आपको याद हो कि खेतों में इसका भी यूज किया जाता है। जब हमारा खेत, ठीक है, जब हमारा खेत क्षारीय हो जाए, जब हमारा खेत क्षारीय हो जाए, डेट मीन्स आपका उसमें क्या हो जाए, मतलब एल्केलाइन ज़्यादा हो जाए, क्षारीय हो जाए, ठीक है। तो अगर क्षारीय ज़्यादा हो गया तो उसमें आप क्या मिलाओगे, क्या मिलाओगे ताकि वो ठीक हो जाए, तो उसमें आप जिप्सम मिलाओगे, याद रखना। वहीं अगर आपका खेत में ज़्यादा अम्लीय हो गया तो तब उसमें क्या मिलाओगे, तब उसमें आप चूना मिलाओगे, चौक मिलाओगे, चूना मिलाओगे, डेट मीन्स लाइम मिलाओगे। और लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, लाइम का फॉर्मूला, तो लाइम का फॉर्मूला होता है, चूना का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और चलो अभी इतना याद रखो, ठीक है, कम से कम रोज करेंगे तो आप ऐसे ही स्ट्रांग हो जाओगे आप, ठीक है, बट आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। चलिए उसके बाद है ओनियन। ओनियन का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया था। चलो उससे पहले देखिए कि प्याज आंसू क्यों लाता है, ठीक है, तो फिनॉल के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, साइट्रिक एसिड के कारण, या एलाइल सल्फाइड के कारण। अब ध्यान दीजिए और एक चीज, अगर हम लोग 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा हर क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा ही करवाऊंगा, तो कम से कम हर दिन आप कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस आप करने वाले हो, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चंस भी अगर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस अगर मैंने किया तो आप कंफर्म मानो आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो जो एग्जाम में आए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, जो आए हैं वही मैं बोलूंगा आपके सामने। अब जैसे ओनियन का आ गया क्वेश्चन, पता है ओनियन में क्या पूछा गया था, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे हम लहसुन का बात करें, चाहे हम आपका प्याज का बात करें, ठीक है, ये क्या है, जो उसका भाग हम लोग खाते हैं वो क्या है, वो स्टेम है, याद रखना क्या है, स्टेम है। और किस टाइप का स्टेम है, मतलब किस टाइप का तना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब, बल्ब तना या बल्ब स्टेम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बल्ब तना या बल्ब स्टेम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बल्ब की तरह दिखा तो उसको बल्ब स्टेम क्या है,
तना है वो जो भाग खाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो प्याज होता है वो अपना फूड कहाँ स्टोर करता है, किस भाग में, तो लिप्स में करता है। एक्सेप्शन है, याद रखना, लिप्स में करता है, अपना पत्ता में करता है, ठीक है। और उसमें जो काटते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, हमारा आंख में आंसू आ जाता है, तो किस यौगिक के कारण, तो सल्फाइड होता है उसमें, आपको याद रखना है, ठीक है। इतना चीज यहां से याद रखोगे। उसके बाद यहाँ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होता है, जितना भी खट्टे फलों में होता है सबको पता है साइट्रिक। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था, हमेशा याद रखना। सी, अब 2-3 का जिसको मैं बता रहा हूं उसका फॉर्मूला एकदम हाथ में लिखो, अभी पेन उठाओ और लिखो। साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है 6, 7, 8। पहले CHO लिखना, उसके बाद 6 यहां लिखना, 7 यहां लिखना, 8 यहां लिखना, लिख लो साइट्रिक एसिड। ये आएगा और किसी को नहीं पता होगा, आप सही करके आओगे। और अभी जो बीपीएससी में आपका पूछा गया था, साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, जितना भी खट्टा फल होता है सब में मिलता है। उसके बाद एक आता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपको याद रखना है, ये आपका जो पालक होता है उसमें मिलता है, टमाटर होता है उसमें भी मिलता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। इसका भी फॉर्मूला पूछा गया था C2H2O4, ठीक है, C2H2O4, C2H2O4। तो आपको अच्छे से याद रखना है C2H2O4 एकदम। तो ये हो गया साइट्रिक, ये हो गया आपका ऑक्जेलिक। अभी कम से कम इतना याद रखो, ये खट्टा फल में होता है और ये आपका क्या होता है, जितना भी आपका पालक हो गया, पालक में ये होता है, टमाटर में ये होता है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अभी मैं सब नहीं करवा रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं अभी। एक है आपका एसेटिक एसिड, ये अभी आपका आया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसे CH3COOH, इसका IUPAC नेम बताइए, IUPAC नेम बताइए। अब देखिए वहां एसिटिक एसिड भी दिया हुआ था, बहुत दिया हुआ था, इथेनोइक, बट कॉमन सेंस अगर लगाते तो एक ही था, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया, जब भी बोले इथेन, मीथेन, मतलब मीथेन, इथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सब जो ये IUPAC नेम है, ठीक है। तो जो एसिटिक एसिड का जो मैंने आपको IUPAC नेम बताया था, ये क्या है, ये है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, CH3CaOH जो होता है ये आपका होता है। और जो आपका विनेगर होता है, सिरका होता है, सिरका का pH कितना है, तो याद रखना सिरका कितना होता है, 3 भाग होता है। तो सिरका में भी आपका एसिटिक एसिड मिलता है, याद रखिएगा, और उसका ही नाम जो है आपका इथेनोइक एसिड होता है। कुछ फॉर्मूला जो अभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H5OH, C6H5OH, C6 लिखो, C6H5OH, C6H5OH। और एक आपका क्लोरोफॉर्म का भी अभी लिख लो, CHCl3। ये सब क्वेश्चंस अभी रिसेंट आपके एग्जाम में पूछे गए। आज मैं इतना ही रखता हूं, प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। यू विल बी मास्टर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और जो भी चीज मैं बोलूंगा यहाँ हमेशा याद रखना, वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, कुछ भी, ठीक है, ऐसी चीजें मैं नहीं रखूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और सिर्फ आपका मजा के लिए हो। कुछ भी चीज आपका एंटरटेनिंग के लिए नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूं। आऊंगा, पढ़ाऊंगा, अब बस आपको उसको अपना बना लेना है, उसके बाद देखिए आप कितना स्ट्रांग हो जाओ। बाकी आप श्योर सिलेक्शन बैच में हो, ये जितना मैंने एक्सप्लेनेशन करवाया, PDF आपको दिया गया है, ठीक है। 1 से लेकर 13 तक में आप क्वेश्चंस और वहां आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप वहां जरूर लिख ले अपने शब्दों में। सो थैंक यू सो मच। बाकी जितने नए लोग हैं अभी भी श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़े हो, नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो करें। कैसा लगा क्लास, अपना कमेंट जरूर दे। जय हिंद।